हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारे 3 महीने के करंट अफेयर्स को, जिसके अंदर में हम लोग 1 अगस्त से 15 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर में कवर कर रहे हैं। कल भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से देखा। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने टेस्ट भी दी, और आपका टेस्ट में स्कोर कितना है ये मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज भी पूरा सेशन अच्छे से देखिए। जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसको टेस्ट मिलेगी, ठीक है। तो पूरा सेशन देखना, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है बेहतर प्रदर्शन करने की, ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को आगे बढ़ाने की, ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में अपने सपने को पूरा करने की। तो कितने लोग तैयार हैं, हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के पहले क्वेश्चन की तरफ में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आज जो है आज आपकी 7 बजे से, ठीक है, न्यू बैच के अंदर में क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज आपका केवीएस के अंदर में भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। पूरा मैं पॉलिटी आज जो है उसका पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। और एआई की मदद से, जो हम लोगों ने न्यू फीचर लेकर आया है, उसके मदद से मैं डेमो भी दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से आपको एआई की मदद से सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर में आप जितने भी लोग हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आप लोग जुड़ सकते हैं, 7 बजे के पहले पहले जुड़ जाइएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। आपको बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव। अब यहाँ पर में एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि इसके अंदर में एक शब्द है जल, ठीक है। मतलब ये कहां पर में होने वाले खेल थे? पानी के अंदर में। तो पानी से रिलेटेड खेल होंगे इसके अंदर में पूरे के पूरे, ओके। तो वुलर लेक के अंदर में, डल लेक के अंदर में, ठीक है, निगिन झील के अंदर में, मनसर लेक के अंदर में, नन ऑफ दी अबव। कहां पर में हुआ था ये? तो अगस्त के अंदर में एक्चुअली फ्रेंड्स ये हुआ था आपका, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में आयोजित हुए ये आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा ऑप्शंस में से, ठीक है। अब ये हुए कहां पर में थे? तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये याद रखना है आप लोगों ने, डल झील जो है, ठीक है, श्रीनगर के अंदर में। कहां पर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डल झील कहां पर में है? श्रीनगर में। यहां पर में भारत का पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित हुआ, और ये पहली बार हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर इससे पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। याद रहेगा, सभी को हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे पहले ले लिया है मैंने, ताकि आप लोग सभी लोग इसको अच्छे से बार बार रिवाइज कर सके। आज टेस्ट में भी ये डाल देंगे हम क्वेश्चन, ओके। 21 से 23 अगस्त के बीच में डल झील के अंदर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर में आयोजित हुआ था। इको फ्रेंडली जो स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा देना इसका महत्व था, इसका उद्देश्य था, ये आप लोग याद रखेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ये चीज आपको बता दी मैंने यहां पर। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में सीसीएस द्वारा कितने तेजस मार्क A1 लड़ाकू विमानों को खरीद को मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैं हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, लड़ाकू विमान खरीदने वाले हैं, ठीक है। मार्क 1 विमान जो है वो खरीदने वाले हैं। तो अब बताइए जल्दी से, भारतीय वायुसेना के लिए कितने मार्क A1 तेजस विमान हम लोग खरीदने वाले हैं, और किससे खरीदेंगे हम लोग? HAL से। मैन्युफैक्चरर कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हमारे भारत की कंपनी है, ओके, भारत सरकार की है। तो सुरक्षा कैबिनेट की सुरक्षा समिति इसको बोला जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो भारत की रक्षा समिति जो है, भारत सरकार की रक्षा समिति, उसने तेजस जो हमारे मार्क A1 लड़ाकू विमान है एयरफोर्स के लिए, कितने खरीदने की मंजूरी दे दी है? 97। और किससे खरीदेंगे हम लोग? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड से, ठीक है। ये भी आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी से, किससे खरीदने वाले हम लोग? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड से खरीदने वाले हैं। ये हमारे भारत में स्वदेशी विमानों की ताकत को बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रशिया से, यूएसए से, अलग अलग देशों से खरीदते हैं। अब हमारे देश के अंदर में ही जब ये निर्माण हो रहा है, तो हमारे देश में रोजगार उत्पन्न होगा, हमारे देश की ताकत आत्मनिर्भर रहेगी, हमारे देश के अंदर में ही रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो किससे खरीद रहा है और कौन से वाले खरीद रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तेजस मार्क 1A, ठीक है। तो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स किसके लिए? एयरफोर्स के लिए, ठीक है। 97 खरीदने वाले हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी बच्चे जल्दी जल्दी से लिख देंगे यहाँ पर कमेंट के अंदर में। और हाँ, आप लोग अगर चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करवाता रहो, तो हर जगह पे जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये इस तरीके से दिखता है आप लोगों का तेजस, ठीक है, मार्क A1 फाइटर जेट्स। 18 अगस्त 2025 को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसे पहनाया गया? मिस यूनिवर्स इंडिया
ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसको मिला है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि मनिका विश्वकर्मा, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा जो है, इनको मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मिला है, ओके, 2025 का। और ये कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की रहने वाली है मनिका विश्वकर्मा, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की रहने वाली है। और इसके अलावा आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि अब ये कहां पर में जाएगी, जैसे ये बन गई है मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया, ठीक है, अब ये मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई है, तो जो मिस यूनिवर्स का बड़ा वाला जो अभी इवेंट होगा, ठीक है, मिस यूनिवर्स होगा बड़ा वाला जो मिस यूनिवर्स, ठीक है, थाईलैंड के अंदर में, ओके, वो वहां पर में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स के अंदर में, ठीक है। अब हो सकता है कि वहां पर में जाके फिर वो बड़ा वाला जो पूरे वर्ल्ड का मिस यूनिवर्स वाला खिताब वो भी जीत ले, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का मनिका विश्वकर्मा, ओके। तो मनिका विश्वकर्मा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। अब ये भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगी मिस यूनिवर्स के अंदर में, मिस यूनिवर्स इवेंट थाईलैंड के अंदर में होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा, सभी लोग लिख दीजिए कमेंट के अंदर में जल्दी से। नाउ अगस्त 2025 में, ठीक है, लेफ्टिनेंट गणेशन जो है इनका निधन हो गया, ठीक है। आपको बताना है हु वाज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ नागालैंड इन अगस्त आफ्टर द डेथ ऑफ, ठीक है, एल ए गणेशन, ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, देखिए गणेशन जी का जो है निधन हो गया था, और उसके बाद में नागालैंड के राज्यपाल का जो पदभार है वो बचा हुआ था, तो गवर्नर का पद खाली नहीं रख सकते, तो अजय कुमार भल्ला जो है इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मणिपुर के राज्यपाल है ये अजय कुमार भल्ला, मणिपुर के राज्यपाल है एक्चुअली, मणिपुर के राज्यपाल, इन्हीं को नागालैंड का भी राज्यपाल बना दिया गया, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, तो अतिरिक्त प्रभार मतलब एक्स्ट्रा बर्डन जो है इनको दिया गया है यहाँ पर में, ओके। तो अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का है, भारतीय स्टेट बैंक ने 2025 में अग्निवीरों के लिए विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना किस अवसर पर शुरू की है? देखिए कौन सा बैंक है जिसने अग्निवीर जो लोग है, अग्निवीर आपको पता है ना, अग्निवीर योजना भारत सरकार ने लाई थी, जिसके अंदर में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर में आप भर्ती की जा रही है, ठीक है, कुछ समय के लिए वो सेना में योगदान देंगे, उसके बाद में फिर उनको कुछ और करना पड़ेगा। तो काफी सारे लोग इसके फेवर में भी है, लेकिन काफी सारे लोग इसके विरोध में भी है, अग्निवीर जो स्कीम है भारत सरकार की, क्योंकि सेना के अंदर में परमानेंट लोग होने चाहिए एज सच, कई लोगों का मानना है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि अग्निवीर के अंदर में जो लोग जाते हैं उनको पर्सनल लोन अगर चाहिए, ठीक है, तो वो एक स्पेशल उन्होंने योजना लॉन्च की है। तो जो 79वें नंबर का भी भारत का स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन ये योजना की घोषणा की उसने, ठीक है। तो 79वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कौन से बैंक ने अग्निवीरों के लिए पर्सनल लोन की घोषणा की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा ये इसका आंसर, ठीक है। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। तो इसका टारगेट ग्रुप क्या है? अग्निवीर जो है अग्निपथ स्कीम के अंदर में जो लोग एनरोल्ड है, इनको जो है 4 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, कोई कोलेटरल इन लोगों को देना नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है, 10.5% का। अदरवाइज पर्सनल लोन के अंदर में ये 13, 14, 15% तक भी जाता है, कई बार 20% भी चला जाता है, ठीक है। और अग्निपथ जो सर्विस ड्यूरेशन है उसी समय के लिए ये लोन मिलेगा। बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है ये भी बता देंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। नेशनल स्पेस डे। और क्यों मनाया जाता है? देखिए 23 अगस्त को भारत का जो चंद्रयान मिशन था, ठीक है, चंद्रयान 3, वो बहुत ही सफलतापूर्वक चांद की सतह के ऊपर में सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया था, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया, ठीक है। और साउथ पोल के ऊपर में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया था। इस खुशी में हमने क्या किया था
ठीक है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली फैक्चुअल, और जो है आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2023 के अंदर में, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कौन सा साल था वो? 2023 था, जब हमने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और टीचिंग परीक्षा पर तो हम लोगों ने जो इसरो की तरफ से फीडिंग दी जा रही थी, उसको हमने लाइव टेलीकास्ट भी किया था आप लोगों के लिए, ठीक है, जो इसरो ने दिया था, ठीक है, इसरो जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था, हमने वहीं से टीचिंग परीक्षा पे भी दिखाया था उसको। चलिए, अगस्त 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 13वां सदस्य कौन सा देश बना है? ठीक है, बिग कैट अलायंस। अच्छा, बिग कैट क्या होती है? देखो, ऑब्वियस ही बात है कि कैट से अलग होंगी, इसी वजह से इसको बिग कैट बोला गया है ना। बिग कैट, बिग कैट के अंदर में क्या क्या आ जाता है आप लोगों का? बिग कैट के अंदर में आ जाएंगे तेंदुए, ठीक है, टाइगर, ये इस तरीके के जितने भी है। तो बिग कैट अलायंस, इंडिया जो है इसको लीड कर रहा है, भारत ने ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है, ठीक है। 7 जो बड़े जिनको हम बिग कैट बोलते हैं, ठीक है, स्पीशीज, जैसे टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड हो जाता है, चीता हो जाता है, जैगुआर आ जाता है इसके अंदर में, आपका प्यूमा आ जाता है, ठीक है। ये सारे जो है आपके, इनको बचाने के लिए, तो अभी हाल ही में नेपाल जो है इसका 13वां सदस्य बना है, 13th नंबर का कंट्री, ओके। तो नेपाल भी इसके अंदर में जुड़ गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को शुरू किसने किया था? लीड कौन कर रहा है इसको? इसको लीड कर रहा है भारत, इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल बना है इसका सदस्य। नाउ अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025? केवल 30 लाइक्स हम लोग यहाँ पर में दूर है हमारे 1000 के टारगेट से। जल्दी से बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर करके बता देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर मैं, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 2025, अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया भी कब जाता है, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट दे क्वेश्चन है, और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, ये AWS के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और किसका जन्मदिन होता है इसमें राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर? मेजर ध्यानचंद का, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो है, ठीक है, इनका जन्मदिन होता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी 1 घंटा मैदान में, ठीक है, 1 घंटा मैदान में, 1 घंटा खेल के मैदान में। तो 1 घंटा कम से कम दिन के खेल के मैदान में होना चाहिए। काम कब करेंगे फिर, ठीक है, दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में मतलब वो हेलोजन लगा के खेलेंगे। चलिए, 1 घंटा खेल के मैदान में, ये बार की थीम है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद दिन के ऊपर में होता है। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किन नेताओं की जयंती मनाने हेतु 3 उच्च स्तरीय समिति गठित की है? किन की जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की कि इनकी जयंती भी हम मनाएंगे? एक्चुअली जो है ना, यहां पर में क्या हो रहा है कि 2 लोगों का 150वां जन्मदिन आ रहा है, ठीक है, 2 लोगों का 150वां जन्मदिन, और एक व्यक्ति है जिनका 100वां जन्मदिन, ठीक है, उनकी जयंती। तो बता दूं आपको कि 150 150th बर्थडे जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, अभी 31 अक्टूबर को हुआ, ठीक है। और बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, इनका 150वां जयंती, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, 100वें नंबर का जो है वो जन्मदिन अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। तो इनकी जयंती मनाने के लिए समितियों, एक समिति घोषित बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो आप आंसर बताइए अभी जल्दी से, आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा इसका, बता लगाइए यहाँ से आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन 1000 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी को। तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और बिरसा मुंडा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई। इस हाई लेवल कमेटी को चेयर कौन कर रहा था? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। आप तीनों के नाम लिख लीजिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही आ जाए डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोगों का, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा प्लीज।
लिख लीजिए नाम। देखिए फ्रेंड्स, FSSAI, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे भारत सरकार की संस्था है। आप जो भी कुछ खाते हो, ठीक है, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो अगर आप, तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि FSSAI का जो है उसके अंदर में एक मार्क लगा हुआ होता है कि वो खाने योग्य है या नहीं, कंज्यूम करने लायक है या नहीं, ठीक है। तो FSSAI, ठीक है, उसका नया यहाँ पर में, ठीक है, CEO किसको नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि हर भारत में हर एक चीज जो खाने योग्य होती है उस पर FSSAI का जो है सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, आप कोई भी चीज आज मार्केट से खरीदोगे या कोई भी चीज खाने योग्य लोगे ना, आप देखना उसमें ये लिखा हुआ ही होगा पक्का, ठीक है, कि FSSAI का सर्टिफिकेट है उसके पास में। तो किसको बनाया गया है यहाँ पर में इनका, ठीक है, तो रजीत पुन्हानी, ठीक है, तो राजीत पुन्हानी जो है ये नए CEO बने हैं। ओके, तो राजीत पुन्हानी FSSAI के नए CEO के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। ओके, किसके जगह पे बने हैं ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स की गंजी कमला वी राव, ठीक है, एक इनसे पहले थे गंजी कमला वी राव, इनके जगह पे, ठीक है, ये बने हैं यहाँ पे, जो रिटायर हो गए हैं 31 अगस्त को रिटायर हो गए हैं ये, तो इनके रिटायरमेंट के बाद में इनके जगह पे राजीत पुन्हानी को बनाया गया है। ठीक है, तो राजीत पुन्हानी अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। छोटी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि भाई छोटे स्तर के ऊपर में छोटी मोटी फैक्ट्रीज लगी हुई है, वहां पर में प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं बस। और बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज होती है जहां पर में हजारों वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। सर्दी हो गई है क्या सर? जी हाँ, सर्दी हो गई है, सर्दी का मौसम आ गया है, तो अब सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से भी हुई होगी सर्दी। ठीक है, सर्दी का सीजन चल रहा है, स्टार्टिंग में सर्दी होकर सबको फिर ठीक होती है, फिर पूरा बाकी समय तक ठंडी लगती है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो लघु उद्योग, आप बहुत छोटे स्तर के ऊपर में कई सारे कारीगर भी होते हैं जो पोटरीज बनाते हैं, ठीक है, घड़े बनाते हैं, कोई आर्टिसंस होते हैं, बहुत छोटे स्केल के ऊपर में जो होता है ना, ठीक है, MSME जिसको बोला जाता है आप लोगों का। तो 30 अगस्त को मनाया जाता है हर साल हमारे भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, 30 अगस्त को, ठीक है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन पर बी हो जाएगा। स्मॉल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे, भारत में स्मॉल इंडस्ट्रीज लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे भारत के अंदर में, और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर आपसे बोला जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं हम, तो वो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि आप लोगों का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है, और शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर, और ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है। ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जो है हमारे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि UDISE+ 2024-25 रिपोर्ट, इसके अनुसार हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन इंडियाज स्कूल एजुकेशन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार क्या हुआ है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पहली बार शिक्षकों की संख्या जो है ना, वो 1 करोड़ के पार हो गई पूरे देश भर के अंदर में। पूरे देश में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से पार हो गई है। ठीक है, UDISE+ की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज किया है। देश भर के, मतलब जितने भी टीचर्स है उन सभी को मिला दिया जाए तो इंडिया के स्कूल सिस्टम के अंदर में, ओके, प्राइवेट पब्लिक सबको मिला के, तो यहां पर में टीचर्स की जो संख्या है
1,22,00,000 क्रॉस कर गई है। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। तो 1 करोड़, ठीक है, 22 लाख क्रॉस कर गई है शिक्षकों की संख्या। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 करोड़ शिक्षक, 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हो चुके हैं। ठीक है, नारी 2025 में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा? ठीक है, अब यहाँ पर मैं नारी मतलब वो एक नारी सब पे भारी वो वाला नहीं है यहाँ पर मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, ये है ये। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म। तो महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट जो है शहर कौन सा है? ठीक है, अलग अलग 31 जो शहर सिटीज है उनको उनके ऊपर में यहाँ पर में सर्वे किया गया, और इसमें पाया गया कि सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो है कोहिमा। नागालैंड का कोहिमा जो है वो सबसे सेफेस्ट है। ओके, उसके बाद में बारी आती है विशाखापट्टनम की, और फिर आती है भुवनेश्वर की। ठीक है, तो कोहिमा सबसे ज्यादा सेफेस्ट, फिर विशाखापट्टनम, फिर भुवनेश्वर। और लीस्ट जो सेफ सिटी थी जिनका अध्ययन किया गया उसके अंदर में रांची आता है, श्रीनगर आता है, और कोलकाता आता है। ठीक है, और दूसरे उसके बाद में आते हैं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली, महिलाओं की सेफ्टी के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा सेफ सिटी महिलाओं के लिए कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ओके, सबसे सेफ। तो आपको मैं ये रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हो आप, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जेंडर इक्विटी यहाँ पर में है, एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन है। ठीक है, महिलाओं के लिए सेफ सिटी है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, ठीक है, 72.7% स्कोर इसको मिला है। ओके, भुवनेश्वर, फिर आइजॉल, फिर गैंगटॉक। ओके, और सबसे लीस्ट के अंदर में आता है रांची, सबसे कम स्कोर जिसको मिला है। ओके, नाउ अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य सरकार ने मंजूर की है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है भी उस सरकार का वो देने वाला है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि 2-2 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। पहले 10-10 हजार रुपए दिए गए, फिर बोला गया कि 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर आपने सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो। ठीक है, मतलब पहले 10 हजार रुपए दिए, बोला कि अगर ये 10 हजार का सही से इस्तेमाल किया तो 2 लाख रुपए और देंगे 6 महीने के बाद में। ओके, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान कौन सा है? तो बिहार के अंदर में ये दिया गया है। ओके, पहले दिया गया 10 हजार रुपए कि आप इसको कहीं तो भी इन्वेस्ट करो, अगर आप 10 हजार रुपए से कुछ कर पाए तो फिर आपको 2 लाख रुपए और देंगे। ठीक है, ये बोला गया है। ओके, तो बिहार के अंदर में हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, अच्छा ये कौन से डिपार्टमेंट ने किया था? तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है बिहार का, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने इसको, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ने इसको सपोर्ट किया है। और इंप्लीमेंट किसने किया है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, मतलब कि जो ग्रामीण विकास विभाग है उसकी बेसिकली बोल सकते हो आप इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिए आप लोग। मेन जिम्मेदारी किसकी है? मान लो कि आपके घर में आप दो बहनें हैं। ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला कि भाई ये घर की साफ सफाई करनी है या घर का कोई काम करना है। क्या होगा कि किसी एक को मेन जिम्मेदारी देंगे कि भाई ये तुम्हारी मेन जिम्मेदारी है, और तुम्हारी जो दूसरी बहन है वो तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है, तो वो ये इसका मतलब है। तो मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी, ये क्वेश्चन बन सकता है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? ओके, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ग्रामीण जो विकास विभाग है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, ये मेन है। ठीक है, और इसको सपोर्ट कौन करेगा? सपोर्टेड बाय, कि भाई इसको इंप्लीमेंट करने में सपोर्ट कौन करेगा? अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार का। समझ गए आप लोग? अगर किसने सपोर्ट किया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को तो आंसर होगा अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, सपोर्टेड बाय। लेकिन अगर आपसे इंप्लीमेंटेड बाय बोला जाए तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो महिलाओं को 10 हजार रुपए मिले, 6 महीने के बाद में 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगस्त 2025 में भारत का पहला एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवाद आदिवाणी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी।
सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग जल्दी जल्दी से इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और एक बार जितने भी बच्चे जहां भी शेयर कर सकते जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए जरूर। और अब मैं बता दूं आपको कि आज मैं जो है आपका पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, नई शुरुआत नया स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं न्यू बैच के अंदर में। तो जितने भी बच्चे हैं वो आज जरूर जुड़े 7 बजे, आप लोगों की क्लास लग भी गई होंगी, आप लोग देख लीजिएगा न्यू बैच में जितने भी बच्चे हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो आज जल्दी से 7 बजे के पहले पहले जुड़ जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप केवीएस के लिए भी पढ़ रहे हो तो केवीएस के लिए भी आप जुड़ सकते हो। अगस्त 2025 में भारत का पहला एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मतलब कि जो जनजातीय भाषाएं है उनका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोग लिखेंगे जल्दी से, जल्दी लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसका नाम क्या है। सभी लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे जल्दी जल्दी। तो इसका नाम है आदिवाणी, ठीक है। ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। डिजिटल इंडिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो अलग अलग जनजातीय भाषाएं हैं उनका अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। एआई पावर ट्रांसलेटर है, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि कई सारी भाषा ऐसी होती है जो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटर लॉन्च कर दिया आदिवाणी। एनसीईआरटी ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? एनसीईआरटी ने, और उस अवसर पर उसने एक टीवी चैनल, ठीक है, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल जो है उसने लॉन्च किया है, डीटीएच टीवी चैनल लॉन्च किया है। उसका भी नाम बता दीजिए आप इस अवसर पर। बहुत बढ़िया। तो 1 सितंबर, ठीक है, 2025 को 65वां स्थापना दिवस मनाया एनसीईआरटी ने, ठीक है। और इसके अवसर पर उसने बाल वाटिका नाम से एक चैनल लॉन्च किया। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया भी था बाल वाटिका के बारे में, ठीक है। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है वो, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई विद्या स्कीम के अंतर्गत चैनल नंबर 35 पर आता है डीटीएच, वो जो डीडी डिश टीवी है ना उसके ऊपर में, डीडी का जो है डिश उस पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। देखिए दीक्षा क्या है, पहली बात तो अपने आप में एक समझने वाली बात है, ठीक है। दीक्षा जो है एक ऐसी डिजिटल रिपोजिटरी है, या फिर एक आप बोल सकते हो सारा भंडार है, जिसमें ऑनलाइन कंटेंट रखा गया है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी ऑनलाइन कंटेंट है, ठीक है। 12 अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट भी किया गया है, इवन वहां पर में सुन भी सकते हैं आप, रीड अलाउड का भी ऑप्शन उसके अंदर में दिया गया है, ठीक है। असेसमेंट करने का क्वेश्चंस वगैरह सब उसके अंदर में दिए गए दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। अब उसका एक और एडवांस वर्जन दीक्षा 2.0 लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है, दीक्षा 2.0, जिसमें और ज्यादा फैसिलिटीज जोड़ी गई है। ओके, तो दीक्षा 2.0 भी उन्होंने लॉन्च किया। सितंबर 2025 में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, ठीक है, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जो है उसका वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? ठीक है, देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स बेसिकली क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये, ठीक है, जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ना, ठीक है, गट वगैरह जिनको बोला जाता है। तो यहाँ पर में इसको वर्चुअली, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इसके अंदर में ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो अफोर्डेबल आपको क्रेडिट मिल सकता है, लोन मिल सकता है यहाँ पर में रूरल महिलाओं को, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं को। तो इसलिए यहाँ पर में BRJNSSSL, ठीक है, इसका इस जो है संघ का स्थापना की गई है। यहाँ पर में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई, और इसके जरिए बिहार की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो लोन के लिए अप्लाई कर सकती है अगर उनको लोन चाहिए तो, ठीक है। चलिए, और इसके जरिए कई सारे लोगों को जो है, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, 105 करोड़ रुपए जो है उसी दिन ट्रांसफर भी कर दिए गए अलग अलग लोगों को, और करीब 1000 करोड़ रुपए का इसमें बिहार सरकार अपने तरफ से भी फंड ट्रांसफर करेंगी, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो 105 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है, 1000 करोड़ रुपए की सपोर्ट जो है वो बिहार सरकार देंगी इसमें। नाउ
20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट जीएसएस कहाँ आयोजित हुआ? 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट। तो देखिए 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर में आयोजित हुआ है, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई इस तरीके से विकास करना है हम लोगों ने जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है उनके रिसोर्सेज के ऊपर में कोई भी नुकसान ना हो। ओके, तो न्यू दिल्ली के अंदर में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 20वें नंबर का था ये। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। 10 अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसकी थीम थी री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रीजनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, 3 सितंबर 2025 को आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सहस्थान के दिशा निर्देश किसने जारी किए? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे भारत के अंदर में आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, पहली क्लास में जाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, और अन्नपूर्णा देवी जो है ये हमारे भारत की महिला और बाल विकास मंत्री है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं या आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं, ठीक है, वहीं से बच्चे का स्मूथ ट्रांजिशन हो सके स्कूल के अंदर में। ठीक है, पहली कक्षा के अंदर में बच्चे को एडमिशन कराया जा सके आंगनवाड़ी के बाद में, तो उसके लिए इन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की है। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी। तो ये कमेंट के अंदर में सभी बच्चे लिख देंगे, एक बार जल्दी से आप लोग लिख दीजिए कि हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है और हमारे भारत की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? ओके, तो अन्नपूर्णा देवी और धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स विद स्कूल्स नाम से जो गाइडलाइंस है वो जारी की है, जिसका मेन मकसद ये है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, सीसीई के तहत, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत जो बच्चे होते हैं उनको स्मूथली फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन करवाया जा सके। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, इसके लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आंगनवाड़ी के अंदर में जो निपुण भारत मिशन है, ठीक है, और आपका जो पोषण भी पढ़ाई भी जो इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पर में सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, इन सारी चीजों के ऊपर में भी गाइडलाइंस इसमें जारी की गई है। ठीक है, टाइम्स 100 एआई लिस्ट 2025 की लीडर श्रेणी में किस भारतीय मूल के नेता को स्थान मिला है? ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसमें बोला गया है कि टाइम्स 100 एआई लिस्ट 2025 की लीडर श्रेणी में किस भारतीय मूल के नेता को स्थान मिला है? ठीक है, तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स रवि कुमार, ठीक है, सिंगी सेट्टी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसके अंदर में भारतीय मूल के ये जो है कॉग्निजेंट जो कंपनी है उसके सीईओ है ये, इनको मिला है भारत की तरफ से। और दूसरी चीज, इन्होंने एआई को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, कॉग्निजेंट जो कंपनी है, ठीक है, उसमें। ठीक है, और ये टाइम्स जो है ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक बेसिकली मैगजीन है, उसके द्वारा ये रिलीज की जाती है, अलग अलग प्रकार की रैंकिंग रिलीज की जाती है। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के ये सीईओ है और एआई के अंदर में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो इनको जो है इसके अंदर में चुना गया है भारतीय मूल के नेता को। तो रवि कुमार सिंगी सेट्टी, ठीक है, कौन सी कंपनी के सीईओ है ये? कॉग्निजेंट के है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ये हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। ओके, ये आप लोगों को हमने शेयर भी किया था टीचिंग परीक्षा के आपके टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में, इमेज वाले सेक्शन में भी शेयर किया हुआ है। जो भी टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में बच्चे एनरोल्ड है उनको पता होगा कि हम सारे के सारे इमेजेस जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इमेजेस होती है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं आपके साथ में वहां भी शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो।
प्लस आपके लिए एक नया फीचर भी लेकर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपका इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, ठीक है, वैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो ना सारी इन्फॉर्म, आप वहां से क्या होता है, आपका कच्चा बादाम देखते रहते हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पर मैं कच्चा बादाम नहीं, आप यहाँ पर पढ़ाई वाली चीजें स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करते करते कोई टेस्ट आ गई, टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, करते करते कोई इमेज आ गई, उसको सेव कर लिया, बुक मार्क करके रख लिया ताकि बाद में भी उसको पढ़ सके, ठीक है, उसके ऊपर में क्वेश्चन जनरेट कर ली। तो ये इस तरीके का फीचर हम लोग लेकर आ रहे हैं और सारे बच्चों के लिए रहेगा। तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है सभी ने और बिल्कुल जुड़े रहना उसमें आप लोगों ने, ठीक है। तो कॉग्निजेंट के सीईओ है ये, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड के। 2025 में कौन सी भारतीय संस्था पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की प्राप्तकर्ता बनी है? देखिए, देखिए लोगों को तो बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन कोई संस्था है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? ओके, तो देखिए यहाँ पर भी 2025 में पहली बार जब से इसकी स्थापना हुई है भारत के लोगों को मिला है, बट कोई भी संस्था, भारत की कोई संस्था हो ऐसी जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हो, तो ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की जो संस्था है जिसके अंदर में गर्ल्स के जो एजुकेशन है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक है, गर्ल्स के एजुकेशन को। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, यहाँ पर में एफ और जी है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये है इसका पूरा का पूरा नाम, ठीक है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की सफीना हुसैन करके एक लड़की है, ठीक है, उन्होंने ये संस्था स्टार्ट की थी राजस्थान के अंदर में 2007 में, बहुत पहले, ठीक है, जिसका मेन मकसद था कि लड़कियों को, ठीक है, जो सोशली और कल्चरली जो बाउंड है कि स्कूल नहीं जाएगी, हायर एजुकेशन नहीं लेगी, ठीक है, या बेसिक एजुकेशन भी नहीं लिया जाता है, चाइल्ड मैरिज करवा दी जाती थी, उन सारी चीजों को तोड़ने के लिए, उन सारी कुरीतियों को तोड़ने के लिए और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए सफीना हुसैन, ठीक है, ये जो महिला थी, इन्होंने राजस्थान के अंदर में, ठीक है, 2007 में इस संस्था की शुरुआत की थी और धीरे धीरे ये पूरे भारत भर के अंदर में फैल गई ये संस्था, ठीक है। तो राजस्थान में सफीना हुसैन ने इसकी स्टार्ट की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता संस्था है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है, जिसको एजुकेट गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स के नाम से भी जान लेते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस संस्था को एजुकेट गर्ल्स के नाम से। तो 67वां जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो मिला है, पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है। तो सफीना हुसैन ने 2007 में राजस्थान में इसको स्टार्ट किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो लिख देंगे जल्दी से, सफीना हुसैन ने स्टार्ट किया था 2007 में राजस्थान के अंदर में। ओके, अब इसके अलावा जो है फ्रेंड्स और किस किस को मिला है, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो घोषणा हुई उसके अंदर में आप देख सकते हो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, एजुकेट गर्ल्स नाम से जाना जाता है, इंडिया की है, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो जिनको मिला है वो है शाहीना अली, ठीक है, मालदीव की है, इन्वायरमेंट रिलेटेड और मराइन कंजर्वेशन, मतलब कि जो समुद्री जीवन उसको बचाने के लिए काम करने वाले एक लीडर, ठीक है, शाहीना अली, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कहाँ की है, तो मालदीव की है, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फ्लावियानो, ठीक है, अंटोनियो, ठीक है, विलानुआ, ये कहाँ की है, तो फ्लावियानो, ठीक है, अंटोनियो अगर कहा कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से तो फिलीपींस की है ये, ठीक है। ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है, जो हाशियाकरण पे जिसको ढकेल दिया जाता है, जिन लोगों को अलग थलग रखा जाता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कल्चर के आधार पर, भाषा के आधार पर, उन लोगों के लिए काम करने वाली ये है, ठीक है। तो फ्लावियानो अंटोनियो कहाँ की है, फिलीपींस की है, शाहीना अली मालदीव की है, और ये एक जो संस्था है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, भारत की है, ठीक है। 29 अगस्त 2025 को नए नियुक्त न्यायाधीश आलोक आराधे और विपुल पंचोली को शपथ किसने दिलाई है, बताइए। अब आप देखिए यहाँ पर में न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट जजेस, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात की जाए ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन अगर कोई जजेस है, दूसरे जजेस है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्मल जजेस है, ठीक है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, नो डाउट, भारत के राष्ट्रपति ने उनकी अपॉइंटमेंट की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उनको जज बनाया है, लेकिन उनको जो शपथ दिलाने का काम होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। तो अभी जो हमारे उस समय के चीफ जस्टिस थे बी आर गवई, उन्होंने किया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बी आर गवई, ओके। तो 29 अगस्त 2025 को कौन थे चीफ जस्टिस, बी आर गवई, इन्होंने किया है। तो
तो ये आप लोगों को याद रखना है। मुख्य न्याय अभी जो है नए न्यायाधीश नियुक्ति हुए, मुख्य न्यायाधीश नहीं है ये, न्यायाधीश है मतलब केवल जजेस है, विपुल पंचुली और आलोक आराधे। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट किसने की? राष्ट्रपति ने, लेकिन उनको शपथ किसने दिलाई थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर शपथ दिलानी है तो वो कौन दिलाएगा? वो राष्ट्रपति दिलाता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगस्त 2025 में ये देखिए आप लोगों को इस तरीके से जो ये इमेजेस होती है ना, ये बड़े काम की होती है। कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर करके बता दीजिए मुझे, कितने लोगों का मानना है कि इस तरीके से जो छोटी छोटी इमेजेस होती है इससे याद हो जाता है। अगर आपको हम टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में ही, हाँ, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत अभी न्यू सीजीआई बन गए उस समय, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों से कि उस समय कौन थे करके। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा उस समय में कौन थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय में बी आर गवई। ओके, और अभी कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत है। तो इस तरीके से जो है इमेजेस आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में भी हम लोग इमेज वाला सेक्शन जो है उसमें तो देते ही है। अब हम आपके लिए एक फीड वाला सेक्शन भी बना रहे हैं जिसके अंदर में इस तरीके से आप स्क्रॉल करते रह सकते हो, उनको सेव भी करके रख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए, तो अगस्त 2025 में बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटरिम अध्यक्ष मतलब, देखिए अभी अभी आपको पता है कि रॉजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वो 70 साल के हो गए, तो अभी 70 साल के हो गए वो, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उनके जगह पे किसको अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, तो राजीव शुक्ला, ये याद रखना है आप लोगों ने, राजीव शुक्ला कांग्रेस के लीडर है। ठीक है, राजीव शुक्ला आईपीएल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2011 के अंदर में, और बहुत लंबे समय से क्रिकेट से जुड़े हुए राजीव शुक्ला। सौरव गांगुली नहीं भाई, राजीव शुक्ला आंसर। ठीक है, रॉजर बिन्नी ने इस्तीफा दिया। किसने? 70 साल की उम्र में होने पर इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफा दी थी क्योंकि 70 साल के हो गए, और वो कंडीशन ये थी पहले कि अभी तो न्यू लिमिट ला दी गई है 75 की। ठीक है, कि कंडीशंस के साथ में आप अगर मान लो कि अभी कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया है तो 75 साल तक भी रह सकते, बट वो अभी रूल लाया गया है। ठीक है, लेकिन जी बिल्कुल। ठीक है, अभी कितना ला दिया गया है लिमिट को? 75 ला दिया गया, 75 साल की लिमिट लगा दी गई है। 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? नाउ, अब ये आप लोगों ने कर लिया। एक चीज आप लोगों ने एक और याद रखनी है, वैसे आगे में आएगा आप लोगों का, लेकिन अभी फिलहाल में आप लोग याद रख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि इंटरिम अध्यक्ष किसको चुना गया था? ठीक है, इंटरिम तौर पर, ठीक है, इंटरिम, ठीक है, इंटरिम तौर पे किसको चुना गया था? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है, राजीव शुक्ला को। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि सितंबर लास्ट के अंदर में जो फाइनली अभी जो नए अध्यक्ष बन गए, सितंबर लास्ट में जो नए अध्यक्ष बन गए हैं अभी बीसीसीआई के, ठीक है, नए अध्यक्ष जिनको अब मतलब जो 75 साल के हुए तक भी रह सकते हैं, अब नया रूल ला दिया गया है तो, ठीक है, उनका नाम है मिथुन मनहास। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, मिथुन मनहास। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन बना है, बीसीसीआई का, क्योंकि ये तो इंटरिम थे ना, मतलब जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तो नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, मिथुन मनहास के नाम से, 37 नंबर के है ये बीसीसीआई के अध्यक्ष, 37 नंबर के। कभी आ जाए क्वेश्चन तो याद रख लीजिएगा आप लोग इसको भी, मिथुन मनहास। ओके, चलिए बताइए, 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? और जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आ सके।
और जितने भी बच्चे जो केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में जरूर जुड़ जाइएगा। केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा। देखिए अगर हम लोग इसमें बात करेंगे, तीसरी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये अहमदाबाद के अंदर में हुई है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, कॉमनवेल्थ जो है ये बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के कभी ना कभी गुलाम रहे जो देश है उन देशों का ये एक समूह है। ठीक है, एक तरीके से हम कॉमन संस्कृति कई जगहों पे शेयर करते हैं, इसी वजह से ये कॉमनवेल्थ बनाया गया था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है मिस्टर मंडाविया, ठीक है, उन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद के अंदर में इनोग्रेट की थी। ठीक है, तो ये इमेज भी हम लोगों ने डाली हुई है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो। तो इससे आप लोगों को याद रह सकती है सारी की सारी चीजें। तो कहां पर में हुई थी? अहमदाबाद के अंदर में आयोजित हुई थी। इस कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर में, वेट लिफ्टिंग का ना वेट उठाना होता है, तो इसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन सी थी? तो इंडिया ने जो है कितने मेडल्स जीते यहाँ पर में? 27 गोल्ड जीते, 10 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, तो टोटल 40 पदक जीते। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि भारत में ही आयोजित हुई थी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, भारत ने 27 गोल्ड जीते, 10 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, तो टोटल टैली भारत की 40 हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये छोटा मोटा इवेंट नहीं, कॉमनवेल्थ का वेट लिफ्टिंग इवेंट है, छोटा मोटा इवेंट नहीं है। चलिए, वेयर वाज द फोर्थ एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2025 हेल्ड? सेमिकॉन इंडिया, अब ये सेमिकॉन क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, आपको पता है हमारे मोबाइल के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उन सब के अंदर में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। किसी ने कभी सेमीकंडक्टर के बारे में सुना है? ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का, तो सेमीकंडक्टर जिसके पास में सेमीकंडक्टर्स ज्यादा है, ठीक है, या सेमीकंडक्टर के लिए जो मटेरियल है वो ज्यादा है, वो देश फ्यूचर में आगे रहेगा। ठीक है, उनको रेयर अर्थ मटेरियल्स भी बोला जाता है। ओके, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, उसकी चिप हमारा भारत आज भी इंपोर्ट करता है बड़े पैमाने के ऊपर में। और आपको पता है कि आगे जाकर सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में ही है, हर चीज इलेक्ट्रिकल चीजों के ऊपर में रहेंगी। और चिप्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है ग्लोबल मार्केट के अंदर में, हमेशा ही रहती है। कोई भी अगर आप उद्यम लगा रहे हो उसके अंदर में एक चीज होती है, अगर इलेक्ट्रिकल कोई बना रहे हो आप, कोई लगाना वाले हो, ठीक है, तो उसके अंदर में हमेशा रहेगा कि सेमीकंडक्टर का आपके पास में सप्लाई चेन कहाँ पर में है। तो हमारे भारत को अगर हमें इलेक्ट्रॉनिकली और इंडस्ट्रियल तौर पर आगे बढ़ाना है आगे में जाकर, तो भारत में ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर पावर हाउस या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत है, ताकि हम बाहर के देशों पर निर्भर ना रहे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का सेमिकॉन इंडिया नाम से एक इवेंट लॉन्च हुआ दिल्ली के अंदर में, यशोभूमि के अंदर में। ठीक है, और इसका थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। भारत को जो है हमें क्या करना है? ठीक है, सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाना है, तो यशोभूमि, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। और सेमीकंडक्टर एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझिए, आपके हाथ में मोबाइल है, अगर कोई भी आपके आसपास में डिवाइस है उसमें सेमीकंडक्टर होगा। मैं अगर यहाँ पर मैं इस माइक से बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके प्रोसेसिंग के अंदर में सेमीकंडक्टर यूज हुआ हुआ होगा। जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर में, इसमें सेमीकंडक्टर होगा। आपके हाथ में अगर फोन है, घड़ी है आपके पास में, डिजिटल वॉच है, ठीक है, उसमें सेमीकंडक्टर यूज हुआ होगा। तो जब सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगस्त 2025 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व में किन 3 वन श्रेणियों को जोड़ा गया? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है उसमें 3 श्रेणियों को और जोड़ा गया है, 3 वनों को और जोड़ा गया है, आसपास के ही है वो। तो उनको भी देखो, पहले सुंदरबन टाइगर रिजर्व मान लो इतना था, ठीक है, अब बड़ा करके इतना कर दिया गया, सिंपल सी बात है, बड़ा कर दिया, उसका एरिया बढ़ा दिया और लोग और आजू बाजू के जंगल को जोड़ दिया। ठीक है, इससे इसका रैंकिंग भी बढ़ गई। ठीक है, जैसे अभी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारे भारत का है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारे भारत का। अब ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये 3 श्रेणियां जुड़ जाने के बाद में और जंगल जोड़ दिया उसके अंदर में, तो अभी इसका एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो 3629 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में इसका एरिया हो गया है अभी, तो ये सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो गया हमारे भारत का।
तो इसमें किस किस को जोड़ा गया है ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मातला करके एक है, ठीक है, रायडी घी है, और रामगंगा जो जंगल पर्वत ये है वो जंगल है, ठीक है, छोटे छोटे से जंगल है। ओके, तो मातला, ठीक है, राई दीघी और रामगंगा ये जंगल के नाम है। मातला जंगल, ठीक है, राई दीघी जंगल और रामगंगा जंगल आसपास के है। ये पहले इतना था मान लो, ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया जंगल और जंगल जोड़ के। तो लिख दो आप लोग, एक बार लिख देंगे तो शायद हो सकता है आप लोगों को, आप आराम से याद भी आ जाएगा आप लोगों को एग्जाम के अंदर में। ठीक है, 1500 लाइक से बहुत पास में हम लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज आपका 7 बजे जो है एक बड़ा सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपके टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में लेने वाला हूँ क्लासेस, तो आप उसके अंदर में जरूर जुड़िएगा। मैं पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से जो है आप लोगों का एडवांस तक आज बड़ा सेशन लेकर उसमें मैं कवर करूंगा। उसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं पोल के साथ में, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। सभी लोग जितने भी पेड क्लास में जुड़े हुए वो जरूर आइएगा क्लास में आज। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके साथ ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो कितने नंबर का, कितने नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, ये भी आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से एग्जाम में, ठीक है, तो प्लीज ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, सेकंड नंबर का बन गया है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है, ठीक है, अगर सबसे बड़ा ही आप लोगों से पूछ लिया जाए तो नागार्जुन सागर, ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन, नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर श्री साइलम, श्री साइलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सबसे पहले नंबर पे। और अब सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कौन सा हो गया, इसका जो एरिया है ना, ये मैं आपको बता दूं कि अराउंड 3727 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, नियरली। ठीक है, वो पॉइंट्स में भी जाता है स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, और दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है आपका, सुंदरबन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अभी ये जो जोड़े गए हैं यहाँ पर में तीन जो जोड़े गए हैं, माटला, राई दीघी और रामगंगा जो जंगल जोड़े गए उसके बाद में, और इसके बाद में अब इसका जो एरिया है वो हो गया 3629 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, 3629 स्क्वायर किलोमीटर का हो गया। जल्दी जल्दी से लिखेंगे आप लोग, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। चलिए, तो फ्रेंड्स मुझे अभी बताया गया कि कल आप लोगों के लिए केवीएस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्लास है, ठीक है, 2 बजे, और 3 बजे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सरप्राइज भी आप सभी को। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली हम लोग टेक्नोलॉजी को जोड़ते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपको आज रात में मैं पेड क्लास में वैसे बताऊंगा ये आपको कि कैसे आपके लिए टेक्नोलॉजी जो हमने नई जोड़ी है, एआई को जोड़ा है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है आपने। प्लस कल एक और चीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो कल 3 बजे जरूर आप लोग रहिएगा। कल 2 बजे का सेशन भी देखना है और 3 बजे कल एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है कि विच इंस्टीट्यूट रैंक नंबर 1 ओवरऑल इन एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग। हमारे भारत के अंदर में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान, उनमें सबसे पहला रैंक किसको मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये जारी किया जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, ये याद रखना है। सभी लोग लिख देंगे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थान पर रहा, तो सबसे बेस्ट जो है ये लगातार 7 साल से है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, प्लीज याद रखना आप लोगों ने, आईआईटी मद्रास पिछले 7 साल से लगातार। ओके, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आया है आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में है, ठीक है, और आईआईटी बॉम्बे थर्ड नंबर पे आया है। ये सेकंड नंबर पे आया है, और बॉम्बे आया है क्या, ठीक है, थर्ड नंबर पे आया है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिए कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। आईआईटी मद्रास लगातार 7वीं बार, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आया है, फर्स्ट, ठीक है, 7th टाइम, लगातार लगातार 7th टाइम।
हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, आप लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे जल्दी जल्दी से। सितंबर 2025 में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया है? बताइए जल्दी से। सितंबर 2025 में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। अब मरणोपरांत बोला गया है तो भाई रघुराम राजन अभी जिंदा है, ठीक है। जो भी ए आंसर लगा रहे, रघुराम राजन को आप लोगों ने मार दिया, ठीक है। अभी वो कहा अभी जिंदा है बेचारे यार वो। अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया वो भी तो अभी है, ठीक है। उनको कहा मार दिया आपने। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है कुछ समय पहले। हमारे भारत के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, अर्थशास्त्री है, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है, पोस्टह्यूमसली उनके मरणोपरांत, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मरने के बाद में ही दिया जाता है। अगर जीते जी दे देते उनको तो कितना अच्छा होता, ठीक है ना। जीते जी दे दिया जाता तो कितना अच्छा होता। हमारे देश को 2008 के संकट से इन्होंने बचाया। 2008 में जो ग्लोबल मंदी आई थी हमारे भारत पर, उसका इतना बड़ा कुछ ऐसा दिखा नहीं, ठीक है। तो अगर ये चीज उनके जीते जी दे जाते तो शायद उनको भी खुशी होती। अब सोचो आप लोगों का केवीएस की एग्जाम हो जाए मान लो, और आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है, कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। पता चले कि आपका पर पोता जो है वो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, कि हाँ चलो अब दादाजी तो नहीं रहे, ठीक है, मेरी भी तबीयत खराब है, 70 साल का हो गया आपका पोता भी, ठीक है, और वो जाके ले रहा है, कैसा लगेगा आपको? तो उनकी जो वाइफ है ना गुरशरण कौर, उनको ये पुरस्कार उनको दिया गया। वो भी सोच रही होंगी कि काश उनके पति के रहते हुए ये अवार्ड मिल जाता। तो पीवी नरसिम्हा राव का सम्मान इनको मिलना, पीवी नरसिम्हा राव के, ठीक है, उनके जीते जी मिलता तो एक और चीज होती, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के समय काल के अंदर में ही वो वित्त मंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इनको यूजीसी चेयरमैन से डायरेक्टली उनको वित्त मंत्री बनाया था। उनको बोला कि भाई देखो, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुमको वित्त मंत्री बनना है। वो शायद थे, शर्मीले भी थे वो ज्यादा। वो बोले मेरे से कैसे जमेगा, क्या होगा। उन्होंने बोला भाई मैं बोल रहा हूँ ना, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है, बात सुननी पड़ेगी तुमको। उनको बोला आए, और उन्होंने भी रिस्पेक्ट करते हुए वो बन गए, और उन्होंने फिर संभाला हमारे भारत को। 1994 के अंदर में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में इतना पैसा नहीं था कि हमारे भारत के जो सरकारी कर्मचारी उनकी सैलरीज रिलीज की जा सके। फिर इन्होंने एक चीज की, हमारे भारत के पास में सोना था, ठीक है, गोल्ड था, ओके। तो उन्होंने उसको उसको कोलेट्रल करके, उसको गिरवी रख के लोन लिया था। और उसके बाद में फिर उन्होंने एलपीजी जो रिफॉर्म्स है, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म्स है वो लेकर आए थे ये। आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति, और उन्होंने कभी इस चीज का वो नहीं किया, ठीक है, कि भाई बार बार वो जो 10 साल तक वो पूरा रहे उसके अंदर में उन्होंने बार बार अदरवाइज, ठीक है। आप सोचिए कि अगर ये उस समय में ये दिमाग नहीं लगाते और ये सारी चीजें नहीं करते, तो हो सकता है कि हमें हमें पैसा मिलता। ऐसा नहीं था कि हम फेल हो जाते, हमारा देश खत्म हो जाता, बिल्कुल भी ऐसा मिलता। लेकिन फिर वो कंडीशनल मिलता, फिर कंडीशंस लगाई जाती, बहुत सारी शर्तें लगाई जाती हमारे देश पर। तो वो उससे बचाने का श्रेय जो है अगर किसी को जाता है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद जीते जी दे देना चाहिए। मोदी जी को भी जितना भी जीते जी जितना भी सामान उमान दे सकते दे दो यार, ठीक है। और जिस जिसको भी देना है जीते जी दे दो, ठीक है। इतने 10 साल थे, दे देना चाहिए था, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, सेक्रेटरी रहे फाइनेंस मंत्रालय मिनिस्ट्री के अंदर में, 15वें नंबर के गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, डेप्यूटी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे प्रधानमंत्री के, वित्त मंत्री बने, ठीक है। और बाद में प्रधानमंत्री बने भारत के, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ही उनको लेकर आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। उनको बोला था कि भाई तुमको बनना है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर बाद में प्रधानमंत्री बने, 13वें प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सितंबर 2025 में जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया है? जमैका, यहाँ पर मैं बड़ा खतरनाक मेलिसा नाम से तूफान भी आया था, मेलिसा, मेलिसा, ठीक है। जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये जो है ना पूरा कैरिबन आइलैंड, वहां पर में आया हुआ है तूफान, ठीक है। चलिए, तो ये फिर से वापस से जो है फ्रेंड्स री इलेक्ट हो गए हैं, तीसरी बार लगातार जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं जमैका के, ठीक है। इनका नाम है एंड्रयू, ठीक है, माइकल होलनेस।
आपको पता है जमैका वो देश है, आप लोगों को लगता होगा, वो क्रिस गेल का नाम सुना है क्या आप लोगों ने, किसी आप लोगों में से किसी ने क्रिस गेल का? क्रिस गेल जो है ना, वो आपको लगता है वेस्ट इंडीज कोई देश है करके। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है एक्चुअली। वेस्ट इंडीज जो है ना, वो आसपास के जो कैरिबियन आइलैंड्स है उनका समूह है, ठीक है, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज, ठीक है, उसमें एक जमैका भी आता है। तो वो क्रिस गेल जो है वो जमैका से है, जमैका देश से। तो एंड्रयू माइकल होलनेस, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये थे इसके, ठीक है। तो ये तीसरी बार लगातार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। सितंबर 2025 में थाईलैंड का 32वां प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? थाईलैंड के 32 नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आगे में भी हम लोग यहाँ पर में ऐसे ही करते रहे। और कल आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके अंदर में जाके उस सेशन को लाइक और शेयर, लाइक करके नोटिफाई मी का बटन जरूर दबा देना आप लोगों ने, ठीक है। तो देखिए, थाईलैंड के 32वें नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, उन्होंने ली है यहाँ पर में शपथ ली है। और पेंटोगटर्न शिनावात्रा करके एक लेडी थी, ठीक है, उनको संवैधानिक न्यायालय ने पद से हटा दिया था क्योंकि उन्होंने अपने जो है बाजू वाले देश के सेना प्रमुख से बात की थी फोन के ऊपर में, और उनको अंकल बोला था, ठीक है। तो उन दोनों देशों की लड़ाई है, ठीक है। तो उनकी सरकार, उनकी जो न्यायालय थी, उन्होंने क्या किया, उनको हटा ही दिया, उनको पद से ही हटा दिया, उनको पद से अयोग्य कर दिया, ठीक है। तो तुम दुश्मन देश के सेना अध्यक्ष से बात कर रही हो फोन पे, उनको अंकल अंकल बोल रही हो, ठीक है। तो बोले यहाँ पर मैं ट्रस्ट का इशू आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर में सीक्रेट लीक होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ की जो संवैधानिक सरकार वहाँ की है कोड, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बोला जाता है। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से, ठीक है, जो पेंटोगर्टन शिनावात्रा है उनको पद से हटा दिया। बोला कि आप पद पर रहने योग्य नहीं हो क्योंकि सीक्रेट लीक्स हो सकते थे। तो आप फोन पर इस तरीके से, ठीक है, आप पद पर रहते हुए बात नहीं कर सकते। पद से इस्तीफा दे दो ना, फिर आप आपको रिश्तेदारी निभाओ अच्छे से अपनी, ठीक है, या जो भी करना है तुमको, ओके। तो पद से उनको हटा दिया था, और उसके बाद में नए फिर जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तो यहाँ पर में बने अनुतिन चारनविराकुल, ठीक है, अनुतिन चारनविराकुल, थाईलैंड के 32वें नंबर के प्रधानमंत्री बने अनुतिन चारनविराकुल। किसको हटाया गया था? पेंटोगर्टन शिनावात्रा को हरा। देखो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसको हराया गया है, ठीक है, पेंटोगर्टन शिनावात्रा को हटाया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है, कि किसको हटाया गया था? पेंटोगर्टन शिनावात्रा को हटा दिया गया था। और ऑब्वियस सी बात है कि वो देश, एक अपना देश अपनी पहले अपनी सुरक्षा देखेगा ना यहाँ पर में, कि भाई ट्रस्टवर्दी है या नहीं करके। तो संवैधानिक कोर्ट तुरंत प्रभाव से बैठी, तुरंत प्रभाव से फैसला लिया और उनको हटा दिया गया। और वहां के जो राजा थे, ठीक है, जो राजा है वहां के, ठीक है, उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से ये फैसला लिया कि हाँ ये बात सही है, जो हमारी जो उनकी संवैधानिक कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने जो फैसला लिया है। और जो किंग है, ठीक है, उनका नाम है वाजीराल, वाजीरा लॉन्ग कॉर्न नाम है उनका, जिनको रामा 10 भी बोला जाता है, रामा 10 के नाम से भी जाना जाता है उनको, ठीक है। उन्होंने इसको एंडोर्स भी कर दिया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम मतलब ये इनको हटाकर ये दूसरे वाले जो प्रधानमंत्री उनको एंडोर्स करते हैं, उनको प्रधानमंत्री का पद देते हैं। सितंबर 2025 में गयाना का राष्ट्रपति पुनः किसे चुना गया है, ठीक है। देखिए, ये भारतीय मूल के हैं, मोहम्मद इरफान अली, भारतीय मूल के हैं। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से, प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जा चुका है 2023 के अंदर में। भारतीय मूल के हैं, ठीक है, मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। तो ये गयाना के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है। 65 सीटें इनको मिली, 65 में से 36 सीटें इनकी पार्टी को मिली है, मतलब अच्छे से मिली है। और दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही है उसको केवल 16 सीटें मिली है। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, गयाना के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं मोहम्मद इरफान अली। 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका है। भारतीय मूल के, मतलब भारत से इनकी जड़ें जुड़ी हुई है, भारतीय मूल के है, ठीक है, गयाना के राष्ट्रपति बने हैं फिर से। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि ये फ्रांस के प्रधानमंत्री को पढ़ाना भी चाहिए कि नहीं। फ्रांस के प्रधानमंत्री तो ऐसे बदलते हैं जैसे आप लोग जो है ना चप्पल बदल लेते हो कि हाँ चलो यार चप्पल खराब हो गई, चलो दूसरी चप्पल ले लेते, तीसरी ले लेते हैं करके, ऐसे मतलब इस तरीके से प्रधानमंत्री। क्योंकि फ्रांस की ना जो व्यवस्था है बड़ी विचित्र सी है। फ्रांस के अंदर में प्रधानमंत्री बदलते ही रहते हैं,
ठीक है, क्योंकि वहां पर में क्या है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, ये दो अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं, और राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि वो प्रधानमंत्री को हटा दे बिना संसद को भंग भी किए, वो कुछ भी होता वहां पर में, ठीक है, अलग अलग सी चीजें होती है। तो इमैनुअल मैक्रो तो राष्ट्रपति है, ठीक है, इतने अब उनके पास में मेजोरिटी है नहीं कि अपने कोई एक बंदे को स्थायी रूप से बना के रख सके, तो क्या होता है ना, बार बार वहां पर में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। ओके, तो फ्रांस के नए जो अब यहाँ पर में प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, उनका नाम है सेबेस्टियन लेकोर्नू, ठीक है, सेबेस्टियन लेकोर्नू। क्योंकि अभी यहाँ पर में उनसे पहले जो थे, ठीक है, फ्रांसवा बेरू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनके पास में नेशनल असेंबली में वोट ही नहीं है उनके पास में। ओके, तो एक चीज याद रखना आप लोगों ने, सेबेस्टियन लेकोर्नू जो है ये बने हैं, और अब तक फ्रांस के इतिहास में सबसे यंगेस्ट, ठीक है, फ्रांस के इतिहास में सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे यंगेस्ट ऑफ फ्रांस, केवल 39 ईयर्स के है ये। ओके, सेबेस्टियन लेकोर्नू। तो वहां पर में प्रधानमंत्री ऐसे ही बदलते जाते हैं, बहुत मतलब विचित्र सी स्थिति है वहां पर में, ठीक है, फ्रांस के अंदर में। हाँ, लेकिन ये है कि अब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, कॉलोनियल ईरा के समय से उन लोगों ने बहुत सारी चीजें कर रखी है, बहुत सारे देशों के अंदर में आज भी उनकी करेंसी चलती है, तो अर्थव्यवस्था वगैरह बनी रहती है उनकी सही सही, ठीक है। प्लस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में परमानेंट मेंबरशिप की सीट है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन अलग अलग देशों के साथ में अच्छे बने रहते हैं, तो व्यापार वगैरह चलता रहता है। बस इंटरनल थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि उनकी व्यवस्था वैसी है, ठीक है। तो वहां पर में जरूरत है अभी संविधान संशोधन की, ठीक है, या संविधान के अंदर में मूलभूत परिवर्तन करने की, कि भाई यहाँ स्टेबिलिटी आए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स आप लोगों की, बाकी और भी हम लोग यहाँ पर में चीजें देखेंगे। ओके, तो कल मैं आप लोगों को बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। कल आप लोगों के केवीएस के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जीके जीएस के, तो उसके अंदर में जुड़िएगा आप सभी लोग जल्दी, एग्जैक्ट 2 बजे, और कल 3 बजे भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली एक अनाउंसमेंट भी है, ठीक है। ओके, रेडी है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, चलिए, तो हम लोग कल मिलते हैं फ्रेंड्स, और जितने भी बच्चे हैं आज जो है आपका पेड क्लास में सेशन भी है, तो उससे पहले आप लोग जुड़ जाइएगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जाके, और जो लोग जुड़े हुए ऑलरेडी क्लास लिए हुए, तो वो लोग रेडी रहना है आप लोगों ने। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। जो बच्चे पूछ रहे कि कैसे आप लोग जुड़ सकते हो, तो नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, या फिर आप जो है एक अभी वीडियो चलेगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको गाइड मिल जाएगा कि कैसे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो कोर्स में। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं। आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं, बने हुए हैं, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।